हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 की 30 अगस्त 2017 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पानबती, दूसरा ऑप्शन है केन, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है पहुज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पहुज। टीकमगढ़ से इसका उद्गम हुआ है और इसे पुष्पावती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, पहुज नदी को पुष्पावती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पूछा गया आपसे केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है ओमेन चंडी, दूसरा ऑप्शन है ए.के. एंटनी, तीसरा ऑप्शन है पिनाराई विजयन और चौथा ऑप्शन है बी.एस. अच्युतानंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पिनाराई विजयन। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, किस नदी को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी? पूछा गया है किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2016, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2016, तीसरा ऑप्शन है 8 नवंबर 2016 और चौथा ऑप्शन है 9 नवंबर 2016। तो इसका राइट आंसर है 8 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर 3। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी या नोटबंदी की थी और नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। इसे भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनका 25वां नंबर है, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न समझौतों में किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी? आपसे पूछा गया है निम्न समझौतों में किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी? पहला ऑप्शन है लाहौर समझौता, दूसरा ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, तीसरा ऑप्शन है पूना समझौता और चौथा ऑप्शन है लखनऊ समझौता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी और हिंदू और मुस्लिम में फूट 1907 के अधिवेशन में पड़ी थी और इसे एकत्र करने की मांग की गई थी 1916 के लखनऊ समझौते में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? ऑप्शन दिए 4 और पूछा गया इनमें से कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? पहला ऑप्शन है गोहद दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है मालवा दुर्ग और चौथा ऑप्शन है नरवार दुर्ग। तो इसका राइट आंसर है बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ दुर्ग को रामायण से संबंधित बताया गया है और इस किले को रीवा के राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था। आपको यह भी याद रखना है कि बांधवगढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था? तो रीवा के राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनमें से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है गोरखालैंड, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। झारखंड भारत का 28वां राज्य है और इसकी राजधानी है रांची। सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और यदि आपसे पूछा जाए भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है तो उसका आंसर होगा तेलंगाना। भारत का नवीनतम राज्य है जिसकी राजधानी है हैदराबाद और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तो यहाँ आपसे पूछा गया भारत का 28वां राज्य कौन सा है तो इसका राइट आंसर है झारखंड। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक जन धन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बैंक जन धन के खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? पहला ऑप्शन है HSBC बैंक, दूसरा ऑप्शन है IDBI बैंक, तीसरा ऑप्शन है ICICI बैंक, चौथा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 HSBC बैंक जन धन खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है। और जन धन योजना को भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसे भी आप अच्छे से याद कर लें, अभी यह क्वेश्चन NTPC एग्जाम 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 52 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड को लगते हैं और राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल
किसके द्वारा बनवाए गए थे? पूछा गया आपसे ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनवाए गए थे? पहला ऑप्शन है मानसी तोमर, दूसरा ऑप्शन है राजा भोज, तीसरा ऑप्शन है राजा दुमाना और चौथा ऑप्शन है सिंधिया देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मानसी तोमर के द्वारा। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सांग एक प्रकार का क्या है? 4 ऑप्शन है और पूछा गया इनमें से सांग एक प्रकार का क्या है? पहला ऑप्शन है परंपरागत भोजन, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है लोकगीत, चौथा ऑप्शन है लोक नृत्य रंगशाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लोक नृत्य रंगशाला। सांग एक प्रकार का लोक नृत्य रंगशाला का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमजद अली खान किसके मशहूर प्रतिपादक हैं? 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि अमजद अली खान इनमें से किसके मशहूर प्रतिपादक है? पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है बीणा, तीसरा ऑप्शन है तबला, चौथा ऑप्शन है सरोद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरोद। अमजद अली खान एक मशहूर सरोद वादक थे और यह क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें कि अमजद अली खान का संबंध है सरोद से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ताओं में एक नहीं है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2015 का करंट अफेयर है, तो इसे आपको याद नहीं करना है। आपको याद रखना है कि 2020 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर होगा 27 लोगों को। 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2020 में दिया गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछा गया है कि पंडित रविशंकर किस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है वायलिन, तीसरा ऑप्शन है बांसुरी और चौथा ऑप्शन है सरोद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सितार। पंडित रविशंकर एक मशहूर सितार वादक थे, इसे आपको याद करना है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है तीर्थराज नाम इसे दिया गया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से किसका नाम तीर्थराज है। पहला ऑप्शन है अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन है ओरछा कस्बा, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो और चौथा ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमरकंटक। निम्न 4 ऑप्शनों में से अमरकंटक को तीर्थराज नाम दिया गया है और अमरकंटक जिले से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे आपसे पूछा गया है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली थी। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड और इसे MIC भी कहा जाता है। 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 को यह त्रासदी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, डेट भी 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में यह गैस त्रासदी हुई थी और भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसने से यह गैस त्रासदी हुई थी और कई लोगों की जान भी इसमें गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा गया है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है टेनिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24वां संशोधन किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए और 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जातियां और जनजातियां, तीसरा ऑप्शन है मूलभूत अधिकार और चौथा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मूलभूत अधिकारों से। 24वां संविधान संशोधन मूलभूत अधिकारों से संबंधित है और 24वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में हुआ था। आपको यह भी याद रखना है 24वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में हुआ था और यह मूलभूत अधिकारों के से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है भारतीय समाज के सेवक, तीसरा ऑप्शन है पूजा सार्वजनिक सभा और चौथा ऑप्शन है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय समाज के सेवक अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आदर्श मानते थे, आपको इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? आपसे पूछा गया है मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3। मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है और इन अधिकारों को अनुच्छेदों में अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है और भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। यदि भाग में पूछा जाता है तो भाग 3 में और अनुच्छेदों में पूछा जाता है तो अनुच्छेद 12 से 35 में
मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश में। और वर्तमान 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भी सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017 और एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2018, 2020 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग है? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग है? पहला ऑप्शन है भिंडी का पीला सीरा मोजेक, दूसरा ऑप्शन है गेहूं का किट, तीसरा ऑप्शन है सिट्रस कैंकर और चौथा ऑप्शन है आलू सिंडता। तो इसका राइट आंसर है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग है और सिट्रस कैंकर नींबू में होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आगे आता है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ जी आ गया। तेल तथा वसा की विकृत गंधिता से खालिस्तान के उपयोग द्वारा बचा जा सकता है। आपसे पूछा गया है तेल तथा वसा की विकृत गंधिता से खालिस्तान के उपयोग द्वारा बचा जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रतिऑक्सीकारक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिजैविक, तीसरा ऑप्शन है रंग कारक, चौथा ऑप्शन है परिरक्षक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिऑक्सीकारक। तेल तथा वसा की विकृत गंधिता से प्रतिऑक्सीकारक के द्वारा बचाया जा सकता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है, रोग का निदान कैसे किया जाता है? आपसे पूछा गया है रोग का निदान कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन है रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार निर्धारित करेंगे, दूसरा ऑप्शन है रोग के चिन्ह और लक्षण, तीसरा ऑप्शन है लक्षण रोग का संकेत कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है शरीर प्रणाली बिगड़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार निर्धारित करेंगे। इस प्रकार रोग का निदान किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जीव समुदाय का अवयव नहीं है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से क्या जीव समुदाय का अवयव नहीं है। पहला ऑप्शन है अपघटक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है मृदा और चौथा ऑप्शन है प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मृदा। सॉइल अर्थात मृदा जीव समुदाय का अवयव नहीं है। अपघटक, उपभोक्ता और प्रक्रियाएं अर्थात प्रोड्यूसर, ये तीनों ही जीव समुदाय के घटक हैं। जीव समुदाय के घटक होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किंगफिशर प्राणी प्लवक मछली एवं पादप प्लवक ने बनी जलीय खाद्य श्रृंखला में कौन से एक जीव में हानिकारक रासायनिक डीडीटी की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 किंगफिशर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को किसके द्वारा बनाए रखा जाता है। पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा ऑप्शन है संघनन, तीसरा ऑप्शन है बाष्पन और चौथा ऑप्शन है जल चक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जल चक्र द्वारा। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को जल चक्र के द्वारा बनाया जा सकता है और पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है, हरित ऊतक क्या है? आपसे पूछा गया है हरित ऊतक क्या है। पहला ऑप्शन है या श्लेषोतक युक्त हरित लवक है, दूसरा ऑप्शन है या मृदुतक युक्त वायु है, तीसरा ऑप्शन है या मृदुतक युक्त हरित लवक है और चौथा ऑप्शन है या द्रोणोतक युक्त हरित लवक है। तो आपको बताना है हरित ऊतक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यह मृदुतक युक्त हरित लवक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुनयुग्मक या शुक्राणु किससे निर्मित होते हैं? आपसे पूछा गया है पुनयुग्मक या शुक्राणु किससे निर्मित होते हैं। पहला ऑप्शन है अंडा से, दूसरा ऑप्शन है शिशन, तीसरा ऑप्शन है वृषण, चौथा ऑप्शन है शुक्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वृषण। मानव में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और आपको बताना है कि इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही रूप क्या है। पहला ऑप्शन है मेंढक गरुड़ घास सांप, दूसरा ऑप्शन है घास कीड़े मेंढक सांप गरुड़ और चौथा ऑप्शन है मेंढक सांप कीड़े घास गरुड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 घास कीड़े मेंढक सांप गरुड़। घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को गरुड़ खाता है। तो यह एक खाद्य श्रृंखला को निरूपित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली डिवाइस कौन सी है? आपसे पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस कौन सी है। पहला ऑप्शन है विद्युत जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ट्रांसफर, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चालक, चौथा ऑप्शन है विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है, वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अब तक स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है कार्निया, तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है और इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस फाइलम में ऊतक शरीर धारक रोम रहित पशु होते हैं? आपसे पूछा गया है, किस फाइलम में ऊतक शरीर धारक रोम रहित पशु होते हैं? पहला ऑप्शन है मोलस्का, दूसरा ऑप्शन है पेरिफेरा, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रीडेरियन और चौथा ऑप्शन है एकाइनोडर्माटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेरिफेरा। यह है आपका राइट आंसर। पेरिफेरा फाइलम में ऊतक शरीर धारक रोम रहित पशु होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नारियल का छिलका खालिस्तान ऊतकों से बना होता है। आपसे पूछा गया है कि नारियल का छिलका किन ऊतकों से बना होता है? पहला ऑप्शन है श्लेषोतक, दूसरा ऑप्शन है जाइलम तथा फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है स्केरिड और चौथा ऑप्शन है द्रोणोतक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द्रोणोतक। नारियल का छिलका द्रोणोतक द्वारा बना होता है और नारियल के छिलके काफ़ी दृढ़ होते हैं, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नारियल का छिलका द्रोणोतक द्वारा बना होता है और इसे इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रखें, ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में इन सभी के इंग्लिश नाम पूछे गए थे। यहाँ पर द्रोणोतक नहीं आया था, स्क्लेरेनकाइमा आया था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों ने गलत आंसर लगाया था। तो इसका आप इंग्लिश में भी याद रखें, नारियल का छिलका द्रोणोतक और अर्थात इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29, वाहनों में ट्रेडेड टायर होते हैं ताकि। आपसे पूछा गया है कि जो वाहन होते हैं उनके टायर ट्रेडेड होते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है घर्षण घटे, दूसरा ऑप्शन है गति कम हो, तीसरा ऑप्शन है गति अधिक हो और चौथा ऑप्शन है घर्षण बढ़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ताकि घर्षण बढ़े। वाहनों में ट्रेडेड टायर होते हैं ताकि घर्षण बढ़े और वाहनों को रोकने में आसानी हो। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को MP प्लस एग्जाम 2016, 2017, MP जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020 और NTPC एग्जाम 2016, 2017 एवं अन्य सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और यदि आप